एक्सरसाइज 1 का 4 चैप्टर है खनिज संसाधन। खनिज अगर कहीं भी मिल जाए तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फायदा हो जाएगा उसको। खनिज क्या है प्यारे बच्चों? रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निश्चित अनुपात में निर्मित प्राकृतिक पदार्थ जिनसे हम भिन्न भिन्न उपयोगी पदार्थ रासायनिक विधियों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं। अर्थात खनिज रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाला जिससे धातु अधातु कुछ पदार्थ मिल जाए उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। गर्भ से प्राप्त होता है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। खनिज अगर मिल जाए तो आर्थिक दृष्टि से अमीर ऑटोमेटिक आदमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धात्विक खनिज की पहचान क्या है? तो धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? धातु। धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? धातु। धात्विक खनिज में जो धातु पाया जाता है वे चमकीली होती हैं और ठोकने पर आवाज देने वाली होती हैं। धात्विक खनिज जो धातु पाया जाता है वो क्या होती हैं? चमकीली होती है और ठोकने पर क्या देता है? वो आवाज देता है। ये ठोस और चमकीले होते हैं। धात्विक जो खनिज होते हैं ये ठोस होते हैं और चमकीले होते हैं। इसे गलाने पर धातु पाई जाती है। इसे गलाने पर क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। धात्विक खनिज की पहचान क्या है? कि धातु को गलाइएगा तो क्या मिलेगा? धातु मिलेगा। ठोकिएगा पीटिएगा तो क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा। और इसमें चमक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिजों की विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। क्या हैं? आज ये आधुनिक विश्व की आर्थिक रूप से नींव बने हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ा है। खनिजों का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। जिस देश के पास खनिज की संसाधन की कमी है उस देश का विकास अवश्य ही अवरुद्ध हो जाएगा। खनिज एक ऐसा संसाधन है जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। खनिज समझ लीजिए कि ये कभी ना कभी खत्म होगा। और जिस देश में खनिज मिल जाता है, खनिज मान लेते हैं, वो देश बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये खनिज एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है और एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका उपयोग भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क के प्रकार के नामों लिखें। तो लौह अयस्क प्रकार के नाम निम्नलिखित हैं। बोलो। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लौह अयस्क के प्रकार हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसका उपनाम है लाल अयस्क, काला अयस्क, पीला अयस्क। अगला प्रश्न आता है बच्चों, लोहे के उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन हैं? तो कर्नाटक नंबर 1 पे, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। कर्नाटक, कर्नाटक, तो लोग पढ़वा रहे हैं कि हम पढ़वा रहे हैं? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। ये लोहे के उत्पादक जिले हैं, देश हैं, राज्य हैं। झारखंड के लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखना है कि झारखंड में कहां कहां लोहा मिलता है। तो सिंहभूमि, पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, सरायकेला और लोहरदगा। कहां कहां है? सिंहभूमि, पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग,
संथाल परगाना, सरायकेला, लोहरदगा, ये जो हैं झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले हैं। अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग पर क्या करना है? प्रकाश डालना है, यानी कि देखना है कि क्या। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग आता है। कहां देख रहे रे? तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा क्वेश्चन इधर है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट एवं कीटनाशक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज उत्पादन का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मतलब मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का सबसे पहले उत्पादन में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 में रूस आता है, और दूसरे स्थान पर कौन आता है? हैप्पी बर्थडे। बस और है अभी विकास का बर्थडे कही है जी? रोज रोज बर्थडे आता है, गधा है रे। आप चुप रहो, हो गया बर्थडे मन गया, चुप रहो। अफ्रीका के बाद तीसरा, यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, जो सूखा बैटरी आता है ना, उसमें किया जाता है। फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट, कीटनाशक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है? मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम के उपयोग अनेक हैं। सर्वप्रथम इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में हुआ। घरेलू बर्तन बनाने में, घरे बर्तन जस्ता का एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा मिलता है। हल्की होने के गुण के कारण इसे बैवान की बॉडी बनाने में प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान समय में विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग तेजी से होने लगा है। बिजली के तारों में अब तांबा के साथ साथ एल्युमिनियम का भी उपयोग होने लगा है। सफेद सीमेंट, रासायनिक सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब बिजली के तार देखते होंगे, ये एल्युमिनियम का आ गया। तो ये सब बनाने में उपयोग किए जाने लगा। बर्तन बनाने में, बैवान का बॉडी बनाने में, सफेद सीमेंट, रासायनिक सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला देखते हैं अब, अभ्रक का उपयोग कहाँ है? तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत रोधी उपकरण बनाने में। कौन सा उपकरण बनाने में? विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में किया जाता है। अभ्रक प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक औषधि भी बनती रही है। अभ्रक से औषधि भी बनती रही है, लेकिन अभ्रक से आयुर्वेदिक औषधि बनाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? विद्युत उपकरण बनाने में ही होता है। चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है? तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का समझ लीजिए प्रमुख कच्चा सामग्री है। भारत में कुल उत्पादित चूना पत्थर का 76% भाग सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जो कुल उत्पादन का 16% होता है। इसके बाद चूना पत्थर का उपयोग उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग में होता है, जो कि कुल उत्पादन का शेष 4% होता है। भवनों की पुताई में चूना का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। चूना वगैरह का प्रयोग भवन का पुताई वगैरह में बहुत पहले से होता रहा है। अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। लेकिन अगला आता है बच्चों कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से अब क्या समझते हैं? तो आप जानबे करते हैं ना जी कि खनिज अनवीकरणीय और क्षयशील संसाधन है। इसकी मात्रा क्या है? सीमित है, यानी कि खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। इसका पुनर्निर्माण नामुमकिन है। खनिज ही किसी उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अधिक मात्रा में उपयोग करना उसके अस्तित्व के लिए क्या है बच्चों? संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण के 3 उपाय हैं। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण,
उसका बचत पूर्वक उपयोग, कच्चे सामग्री के रूप में सस्ते विकल्प की खोज। उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है कि अगर उसका बार बार जो खींचा जा रहा है बार बार खत्म किया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए, उसका बचत पूर्वक उपयोग किया जाए, कच्चे सामग्री के रूप में उसके विकल्प का खोज किया जाए कि इसके बदले में हम और क्या यूज कर सकते हैं। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों का खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों में बुद्धिमत्ता उपयोग, परिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव का नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। खनिजों के संरक्षण तथा प्रबंधन पर ध्यान देकर खनिज संकट से बचा जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर इसके प्रबंधन पर, रीयूज पर हम ध्यान देंगे तो खनिज कभी खत्म नहीं होगा, नहीं तो एक ना एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए घर में दरवाजा लगवाए, अगर करके पेंट ढंग से ना कराए, दरवाजा खराब होगा, खराब होकर खत्म ही ना हो जाएगा वो, तो दोबारा लगवाना पड़ेगा। तो आप खनिज बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए, तो ओकरा से बढ़िया पेंट तेल ग्रीस वगैरह लगा कर उसको सही रखेंगे ताकि दोबारा उसको दोबारा लगाना ना पड़े। और घर का दरवाजा खराब करने में सबसे नंबर वन स्थान जो आता है ना, वो औरतों का होता है। तो पूछिएगा ये क्या चीज कर रहे हैं, घर धो धो के कबाड़ी खिड़की सब धो धो के, लकड़ी का कबाड़ी रहेगा सड़ा देगी, और लोहा के कबाड़ी रहेगा तो जंग लग जाएगा ओकरा में, खाली धोने के कारण। उन लोग अब खैर अब तो मान लीजिए शायद 10th क्लास हमरा भी पढ़ल होगा तो करके पढ़ा देते हैं कि देखो पानी से, हवा से, नमी से जंग होता है, पोछा पानी मोटर का धोना है। खैर देखो आगे आप लोग समझदार हो जाएंगे। आप लोग ना घर धोते हैं, वो कहावत आता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। तो तू लोग भी दरवाजा वरवाजा सब धो देते हो, नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, धो दो, हमारे खराब होगा। दोरिया पर धोआता है तो मान लो जो ऑप्शन ना है तो धोइबे करेगा। दिवाली में एक दिन धोने से खराब हो जाएगा, एक दिन धोने से खराब हो जाएगा कबाड़ी को ना, रोज रोज धो धो के। चलो ये देखो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण परिचय दीजिए। खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और जिसमें धातु प्राप्त होगा धात्विक, जिसमें धातु प्राप्त होगा, धातु प्राप्त नहीं होगा। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया, एक लौह युक्त और दूसरा जिसमें लोहा का अंश होगा, लौह युक्त जिसमें लोहा का अंश होगा, अरे बोलो, और जिसमें लोहा का अंश नहीं होगा, जैसे लौह युक्त में आएगा लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, और अलौह युक्त में सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सब कौन सा है, अलौह युक्त। समझ में आ जाएगा। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिन खनिजों में धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अबरक, जिप्सम। अधात्विक खनिज को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है या जिन खनिजों में जीवाश्म होते हैं उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है उसे कहा जाता है अकार्बनिक खनिज। समझ में आ जाएगा। अरे बोलो। अगला प्रश्न है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, धात्विक खनिज को गलाने पर मिलेगा धातु, क्या मिलेगा, अधात्विक खनिज को गलाने पर क्या नहीं मिलेगा, धातु नहीं मिलेगा। धात्विक खनिज क्या होते हैं, कठोर और चमकीले। अधात्विक खनिज की क्या होती है, अपनी चमक होती है, मतलब वो अपने तरीके से चमकता है। ये प्रायः आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। किस चट्टान में पाए जाते हैं, यह प्रायः परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। किस चट्टान में पाए जाते हैं,
धातु को पीट करके लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? इसे पीट करके लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? धातु को पीटने पर टूटते नहीं हैं। धातु को पीटने पर टूटते, अधातु को पीटने पर टूट करके चूर चूर हो जाते, अधातु को पीटने पर टूट कर चूर चूर हो जाते। इसे पीटने पर आवाज निकलता है। इसे पीटने पर, इसे पीटने पर आवाज नहीं निकलता। समझ में आ गया? बुझा गया? चलो बताओ, धातु को गलाने पर क्या मिलेगा? धातु को गलाने पर धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु। अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं मिलेगा। कठोर और चमकीला धातु होता है क्या? धातु, धातु क्या होता है? आग्नेय चट्टान में कौन पाया जाता है? धात्विक खनिज ना बबुआ। परदार चट्टान में क्या पाया जाता है हो? लंबा तार बनाने के लिए धात्विक खनिज का उपयोग किया जा सकता है, और इसे पीट करके लंबा तार, पीटने पर ये टूटते नहीं हैं। कौन नहीं टूटते हैं? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज पीटने पर कुछ हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसे पीटने पर आवाज निकलता है। इसे पीटने पर आवाज, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर दो का वर्णन करें। बहुत सारा खनिज पेटी है। उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। दो का वर्णन करना है। उत्तर पूर्वी पठार यह देश की सबसे बड़ी सबसे धनी खनिज पेटी है। धनी खनिज पेटी का मतलब क्या हुआ? कि बहुत ज्यादा वहां पे खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभरक, बक्साइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिल्मेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार हैं। समझ में आ जाएगा? दक्षिणी पठार, यह पेटी कर्नाटक पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश के तीनों सोना की खाने इसी पेटी में मौजूद हैं। दो को बताना है तो तीसरा लिखा गया है इसमें। लौह अयस्क का वर्गीकरण, उसकी विशेषताओं को लिखें। अब देखो ये कितने खतरनाक टाइपिंग करने वाले हैं। वर्गीकरण लिखे हैं, देखो उसमें वर्गीकरण लिखे हैं। बकरीकरण नहीं, बगरीकरण लिखे हैं। लौह अयस्क तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। इन तीनों का एक और नाम है लाल अयस्क, काला अयस्क, पीला अयस्क। लौह अयस्क की विशेषताएं क्या है? लौह अयस्क से ही शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। आज की सभ्यता का यह आधार बना हुआ है। तीनों अयस्क से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट उच्च किस्म के अयस्क होते हैं, जिसमें से शुद्ध लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है। मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण होता है, इसी कारण से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा है। लिमोनाइट से बहुत कम मात्रा में लोहा निकलता है। अयस्क को अनेक विधियों से गुजार कर लोहा बनाया जाता है। लौह अयस्क उद्योगों की जननी है। हेमेटाइट अयस्क 68% लोहा अंश होता है। मैग्नेटाइट में 60% लोहा अंश होता है। लिमोनाइट में 40% लोहा अंश होता। अगला आता है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। आपको पता ही है ना कि भारत में लोहा अयस्क सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा यहाँ पे 4-5 गो राज्य में है। कौन कौन? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में है। अगला प्रश्न है, इसमें आगे है वर्णन है वितरण का। कर्नाटक यह राज्य भारत का सबसे लगभग
1/4 लोहा का उत्पादन करता है। भारत में लौह उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आता है। यहाँ बेलारी, हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। छत्तीसगढ़, यह राज्य भारत में दूसरा लौह उत्पादक राज्य है, जो करीब 20% लोहा का उत्पादन करता है। दंतेवाड़ा जिला का बैलाडीला तथा दुर्ग जिले का डल्ली राजहारा प्रमुख उत्पादक हैं। रायगढ़, बिलासपुर तथा सुरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। उड़ीसा, उड़ीसा भारत में कुल लोहा उत्पादन का 19% लोहा उत्पादित करता है और तीसरा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ एवं किरीबुरू है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। देश का 16% लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ के प्रमुख खानें शाहक्विलम, संग्यूम, क्यूपेम, सतारी, पौंडा एवं बयोलीम में स्थित है। कर्नाटक झारखंड का 5वां बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र, इन राज्यों में लौह अयस्क की खान चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, कड़प्पा आदि जिले में लौह अयस्क उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु की तीर्थमलई पहाड़ियों एवं यादवपल्ली क्षेत्र में लोहे के भंडार हैं। मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता देश में वितरण का वर्णन करें। उपयोगिता का वर्णन करना है और वितरण का। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद कौन सा स्थान है? तीसरा। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफिक, चमड़ा, माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट, कीटनाशक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। वितरण कहाँ क्या है? मैग्नीज उत्पादन का भारत में विश्व में तीसरा स्थान आता है। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। भारत में मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। भारत का 78% से अधिक ज्यादा मैग्नीज के अयस्क भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट में हिंदवाड़ा जिले तक फैली पेटी में मिलते हैं। वितरण का वर्णन। उड़ीसा भारत में मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी है। इसका कुल उत्पादन 37% उत्पादन होता है। मतलब उड़ीसा सबसे ज्यादा करता है, 37% अकेले कर देता है। मुख्य खदानें कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगीर, कयौंझर, झाजपुर एवं मयूरभंज जिलों में है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्य के मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज का उत्पादन करता है। यहाँ मैग्नीज उत्पादन के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ के बालाघाट तथा हिंदवाड़ा जिलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। कर्नाटक में पहले देश का 1/4 मैग्नीज का उत्पादन होता था, लेकिन अब यह उत्पादन कम हो रहा है। यहाँ शिमोगा, चित्रकूट, तुमकुर, बेलारी, उत्तर कनारा, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर जिले में प्रमुख मैग्नीज अगला आता है बॉक्साइट। दोनों था ना, इसमें मैग्नीज था, बॉक्साइट था। बॉक्साइट एक लौह युक्त निक्षेप है। इसमें एल्यूमिनियम नामक एक धातु निकाली जाती है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू सजावट के सामान निर्माण, बर्तन निर्माण एवं सफेद सीमेंट एवं रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। वितरण। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वितरण का वर्णन। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है और पहले स्थान पर है।
उड़ीसा मैग्नीज में भी नंबर 1 पे है और बक्साइट में भी। कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुर, सुंदरगढ़ तथा संभलपुर बक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गुजरात भारत का 17.35% बक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। जामनगर, कैरा, सबरकंड, कच्छ, सूरत महत्वपूर्ण बक्साइट उत्पादक जिले हैं। झारखंड का बक्साइट उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। देश का 14% बक्साइट उत्पादन करता है। इसके लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों में बक्साइट का खनन होता है। यह देश का 12% बक्साइट का उत्पादन करता है। और लास्ट में आता है ये छत्तीसगढ़ भारत का 6% से अधिक बक्साइट का उत्पादन करता है। सरगुजा का पहाड़ी प्रदेश, रायगढ़ का बिलासपुर इसके प्रमुख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक बेलगाम जिले में, तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई, कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में भी बक्साइट का उत्पादन होता है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, लास्ट नहीं अभी, अवरक की उपयोगिता पर एवं वितरण पर प्रकाश डालना है। बताओ अवरक कहाँ यूज होता है? अवरक विद्युत और ताप दोनों का कुचालक होता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। अवरक से प्राचीन काल से आयुर्वेदिक औषधि भी बनती है, लेकिन औषधि बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए अवरक का उपयोग कहाँ किया जाने लगा? विद्युत उपकरण बनाने में। वितरण कहाँ कहाँ है? भारत में उत्पादन की दृष्टि से अवरक निक्षेप की 3 पेटियां पाई जाती है, जो बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है। भारत में अगर अवरक के कुल भंडार 59,065 टन है। 2002 से 3 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अवरक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूरब में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची, सिवुम जिले में भी अवरक के भंडार मिले हैं। बिहार, झारखंड भारत का 80% अवरक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नकलोर जिले अवरक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का सबसे तीसरा अवरक उत्पादन राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अवरक की पेटी फैली हुई है। और लास्ट है क्वेश्चन, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो खनिज क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा क्या है? सीमित है। पुनर्निर्माण इसका संभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अत्यधिक दोहन एवं उपयोग अस्तित्व के लिए खतरनाक है। अतः खनिजों का संचारण प्रबंधन आवश्यक है। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उसका बचत पूर्वक उपयोग, कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों का खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उसके विकल्पों का खोज करना। खनिज के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना खनिज प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता। अगर इसके प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से क्या कर सकते हैं हम लोग? निपट सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया।